चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 ट्राइबल्स दिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, यानी आदिवासी जनजाति डीकू के बारे में अभी हम जानेंगे और साथ में एक स्वर्ण युग की कल्पना या दृष्टि। अब क्या है ये? यहां पर जो मेन कंटेंट है वो ये है कि अंग्रेजी राज में ट्राइबल्स, जिनको मैं बार बार जनजाति कहूंगा या फिर हम इनको ट्राइबल्स कहेंगे, जनजाति, आदिवासी या ट्राइबल्स, इन सब को कंबाइंड वे में देखेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो पीजेंट्स और फार्मर्स हैं, यानी जो किसान हैं, उनका क्या हाल था ब्रिटिश राज में, और अब हम देखेंगे कि कैसे इनका राज, क्या राज रहा। फिर आगे नेक्स्ट वाले डिस्कशन में हम 1857 पे जाएंगे। तो शुरुआत होती है यहां पर बिरसा मुंडा साहब से। इनके बारे में आगे हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल पे जानिए कि 1895 इसमें एक साहब हुए जिनका नाम था बिरसा। ये जो बिरसा थे, ये छोटा नागपुर बिहार में जो जगह है वहां पर इनको देखा गया। ये जंगलों में घूम रहे हैं, विलेजेस में, गांव में, जंगलों में। तो विलेजेस और फॉरेस्ट में ये इसलिए घूम रहे हैं और लोग ये कहना चाह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये जो साहब है इनके पास सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल पावर यानी कि ये साहब कुछ मिराकुलस पावर रखते हैं अपने आप, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। शक्तियां कैसे हैं? ये कोई भी डिसीज को क्योर कर देते हैं। कोई भी डिसीज हो, किसी को कोई भी परेशानी हो, इसको ये दूर कर देते हैं। दूसरा, अगर ग्रेन रखे जाएं, जैसे एक बोरी रखा जाए तो ये उसको 5 बोरी 10 बोरी ऐसे बना देंगे, यानी ही कैन मल्टीप्लाई दी ग्रेन। ये ग्रेन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बिरसा मुंडा साहब ने अपने आप को खुद बताया था कि मुझे भगवान ने, अल्लाह ने, परवरदिगार ने, जिसको भी आप ऊपर मानते हैं, तो गॉड ने खुद ही इनको अपॉइंट किया है, खुद ही इनको बोला है कि भाई आपको जो ये लोग हैं, जनजाति हैं, ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों को बचाओ, इन लोगों को, जो जनजाति लोग हैं, इनको फ्री करो। और किन से फ्री करो? इनको फ्री करो डीकूज से। तो जो इस जनजाति, ट्राइबल और आदिवासी में नहीं आते और जो लोग इनको परेशान कर रहे थे या कहीं ना कहीं से इनकी परेशानी का सबब बन रहे थे, इनकी दिक्कतों का कारण बन रहे थे, वो सारे लोग डीकू हैं। डीकू का मतलब ये है कि वो लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महाजन हो, यानी ट्रेडर्स हो, या मनी लेंडर्स हो, या फिर आपके ब्रिटिशर्स ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे बाहरी लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि ये लोग नहीं हैं। ओके, तो बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे, बिरसा मुंडा साहब के अनुयायी बन रहे थे। तो बिरसा मुंडा से अगर आप देखें तो ये मुंडा इनका परिवार है। मुंडा इनका जैसे एक जनजाति का ग्रुप है, समूह है, एक ट्राइबल ग्रुप है मुंडा, जो कि छोटा नागपुर में रहा करता था। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप कि बिरसा मुंडा क्योंकि मुंडा है इसलिए मुंडा लोग इन्हें मानते थे। इनके अलावा और ऐसी ट्राइब्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आगे इनका चित्र भी होगा। तो और जो जनजाति है, जैसे संथाल्स है, ये भी एक जनजाति का ग्रुप है। इसी तरीके से ओराउंस, ORAONS, ओराउंस, तो संथाल हो गया, ओराउंस हो गया, मुंडा तो खैर है ही, मुंडा भी लिख देता हूं। ये सारे लोग इनके अनुयायी बन गए थे, फॉलोअर्स बन गए थे, यानी कि इनकी बातों से वो प्रभावित थे और ये मानते थे कि बिरसा मुंडा उन्हें बचाने आए हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जनजाति, हर एक लोग परेशान थे। किस कारण से परेशान थे? क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, उनके अधीन, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उससे वो किसी ना किसी तरीके से चाहते थे कि कोई उन्हें बचाए। ओके, क्योंकि ब्रिटिश रूल में इनकी जो लाइवलीहुड है, पहली चीज तो बताऊं कि जो फेमिलियर वेज ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से ये लोग जिया करते थे, पहली चीज तो ये खत्म हो रही थी। जिस तरीके से ये बरसों बरस से जीते आए थे, इनकी लाइवलीहुड का मतलब ये होता है कि इनका कमाना धमाना और किस पेट भरना, ये सारी चीजें खत्म हो रही थी। इसके अलावा जो इनका रिलीजन था, जिस भी भगवान को ये मानते थे या जिसके भी ये अनुयायी थे, वो सारी चीजें डेंजर में थी। चाहे वो इनका रिलीजन हो,
यानी जिस भगवान को वो मानते हो, चाहे वो उनकी आजीविका हो जिससे वो खाना खाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, और जो जिंदगी वो जीने के आदी थे, वो सब ब्रिटिश रूल के अंदर में थ्रेट में था। यानी कहीं ना कहीं ये सब चीजें डिसअपियर हो रही थी, खत्म हो रही थी। ओके, तो सवाल ये उठता है कि बिरसा मुंडा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने निकले थे, ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसको ये किसी तरीके से उन्मूलन उनका करना चाहते थे, दिक्कतों का, प्रॉब्लम्स का। ओके, तो हम ये देखेंगे किस तरीके से डीकूज में ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा ब्रिटिश रूल की बात नहीं करूंगा। जब भी डीकू की बात होगी तो वो सारे लोग, चाहे वो कोई भी हो, जो इनसे फायदा उठाना चाहते थे या इनको बंदी बनाना चाहते थे या इनकी इन चीजों पे रोक टोक करना चाहते थे, किसी भी तरीके से इनको नुकसान पहुंचाने वाले डीकूज है। तो कैसे डीकूज और बाहरी लोगों ने इनको अपना अधीन बनाया, या कहें कि एनस्लेव किया, कैसे अधीन बनाया इनको, ये जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश राज के अंदर वाकई में इन लोगों की जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, और इस तरीके के सवाल हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक चित्र दिखाता हूं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये औरतें आप जो देख रही हैं, ये है डोंगरिया कंधा, डोंगरिया कांधा बोले या कंधा बोले, उड़ीसा की ट्राइब है। उड़ीसा में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश के थोड़ा निचली तरफ आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में, और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको ऐसे आदिवासी मिलेंगे जिनको मैं अभी मैप में भी आपको दिखाऊंगा। तो इन सब की जिंदगी, इनकी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत में थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ट्राइबल सोसाइटीज के अंडर में ले जाऊं, जब भी मैं ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बात करूंगा तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जनजाति, ट्राइबल, आदिवासी, ये सब एक साथ में बोल रहा हूं, है ना, एक ही शब्द लेते हैं। अभी हम इनको ट्राइबल सोसाइटी बोलेंगे। तो जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, अगर ये सोसाइटी जैसे मान लीजिए इनका ग्रुप हो गया, जो आदिवासियों का या कहें कि जनजातियों का जो समूह है, इसमें जो लोग थे उनमें बहुत ज्यादा जातीय विभेद नहीं था, सोशल डिवीजन नहीं था। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर आप थोड़ा सा स्टेट की तरफ आ जाएं या फिर कहें कि बड़े शहरों की तरफ आ जाएं, अगर आप जंगलों से निकल आएं, जंगलों के अलावा हर जगह आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, शूद्र है, और महाअति शूद्र है, ये भी है। तो ये डिफरेंसेस, सोशल डिवीजन बना रखे थे सोसाइटी के, समाज के। ये सबसे बड़ा आदमी है, ये सबसे गरीब है, सब ये गंदा ढोता है, मैला ढोता है, इस तरीके से चमड़े का काम करता है, मर जाता है कोई जानवर तो उसका काम करता है, शूद्र, अति शूद्र, इस तरीके की चीजें इनमें नहीं थी। अगर एक चीज और बता दूं, मुसलमानों में भी कोई कास्ट डिवीजन नहीं होता है, मुसलमानों में भी सब बराबर होते हैं। तो इस तरीके से जनजातियों में कोई डिफरेंस था नहीं। ओके, उनको ये लगता था कि ये लोग सबके सब एक कुटुंब है। क्या है कुटुंब? क्या होता है कुटुंब? मतलब जैसे आपका परिवार ले लीजिए, आप है, आपके पिताजी है, उनके पिताजी है, उनके भी पिताजी यहां रहते होंगे, तो ये आपके चाचा, आपके मामा, ये कुटुंब हो गया। तो एक कुटुंब की तरह मानते थे कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी किनशिप मतलब कुटुंब के, परिवारवाद के किसी ना किसी तरीके से ये लोग आपस में जुड़े हैं। ओके, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनके बीच में सोशल और इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर डिफरेंस नहीं था। कुछ लोगों के पास पैसा था, जो मुखिया बनेंगे वो आगे आप देखेंगे, कुछ लोग थोड़े से मजदूरी टाइप करते थे, तो इनमें भी था तो सही, लेकिन उस लेवल का नहीं था जो कि आपके एक्चुअल सोसाइटी, अगर हम हमारे समाज में देखें, जो आज भी विद्यमान है। यहां पर कुछ शब्द आएंगे, पहले मैं बता दूं कि फैलो क्या होता है। फैलो का मतलब यह होता है कि एक जमीन जिस पे आपने पौधा उगाया या क्रॉप उगाई, पैदावार की, इसके बाद इसकी जो जमीन की उपजाऊपन खत्म हो गई तो आप यहां से चले गए और इस जमीन को छोड़ दिया आपने, या नहीं भी गए तो इस जमीन को छोड़ दिया, इसको हम कहते हैं परती जमीन। क्या कहते हैं? परती। इसको हम फैलो लैंड कहेंगे। ओके, साल एक ट्री है, एक पेड़ है, ऐसे महुआ है, इसके आगे मैं आपको बीज भी दिखाऊंगा कैसे बीज दिखते हैं, और इसके जो फ्लावर है, इसके जो फूल है, उसको खाया जाता था, आज भी खाया जाता है, और इससे शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। ओके, जो आपको डोंगरिया कांधा मैंने आपको दिखाया था, वो देखिए उड़ीसा की ये महिलाएं जा रही हैं, ये यहाँ पर अपने पौधे इन्होंने सर पे लादे हुए हैं। ऐसी अगर आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, खासतौर पे छत्तीसगढ़ इलाके में चले गए तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको तेंदू पत्ता लिए हुए सर पे बहुत सारी औरतें, आदिवासी ट्राइबल औरतें आपको दिख जाएंगी।
तो सवाल अब उठता है कि ये ट्राइबल ग्रुप्स यानी जनजातीय समाज लोग समूह रहते कैसे थे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कुछ लोग झूम खेती करते थे, कुछ लोग इसमें हंटर और गैदरर्स थे, कुछ लोग जानवर पालते थे जो कि यहां बताने वाला हूं मैं, सम हर्डेड एनिमल्स, ठीक है। तो 3 काम करते थे ये, मेन इनके 3 ही काम दिखाए गए यहां पे, आप देखिएगा। और कई लोग रुक के भी खेती करते थे, अगर आपको मैं बताऊं तो सम टू सेटल लैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आगे जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो दिमाग में डाल लीजिए। कई लोग झूम खेती करते थे, अभी आपको झूम समझाने वाला हूं। कई लोग हंटरिंग एंड गैदरिंग करते थे, यानी कि आखेटक थे, शिकार करते थे, खाते थे। और गैदरर्स यानी कि जंगल के उत्पाद, वन उत्पादों का संग्रहण करते थे, यानी कलेक्ट करते थे। और कई लोग जो थे इसमें, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि हर्डेड एनिमल्स, यानी कि जानवरों को पाला करते थे, गडरिए थे, जानवरों के प्रोडक्ट बेचते थे और उसके जरिए वो खाते थे। चौथे जो काम करने वाले या चौथे जो ग्रुप लोग थे वो थे खेती करने वाले, यानी कि सेटल्ड कल्टीवेशन, वो रुक के एक जगह पे खेती करते थे। ओके, तो अब इनके बारे में ये 4 चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन सी जगह में कौन कौन रह रहा है। ओके, शुरुआत करते हैं ऊपर से, आप इधर पे आ जाइए। इन सब के बारे में कहा गया है, ऐसा नहीं है, ये सारों का नाम यहां पर कहीं ना कहीं आएगा। एवरीवेयर विल हैव दिस गद्दीज ऑफ कुल्लू, आंध्र प्रदेश, ये सब लबाड़ीज, ये सब आने वाले हैं। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड व्यू, कि कौन कौन कहां कहां क्या क्या क्षेत्र में रहा करता था। सबसे ऊपर से चलेंगे तो आप देखिएगा ये हिमाचल प्रदेश का इलाका है, और थोड़ा कश्मीर का भी थोड़ा सा नीचे का इलाका है, जम्मू कश्मीर का। तो गद्दीज और वन गुज्जर, ये आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश की तरफ। अब आपको मैं उत्तराखंड पे ले जा रहा हूं, ये है भोटिया। नॉर्थ ईस्ट में आपको ले जा रहा हूं, यहां पर नागालैंड में, खासी आपका आसाम में, यहां पर है अपतानी निशी, इनका भी नाम आएगा। ऐसे ही मेती हो गया, रियांग हो गया और हजरांग हो गया। ये सारे नाम जो मैंने आपको लिए ये है नॉर्थ ईस्ट में। थोड़ा सा यहां पर आते हैं राजस्थान की तरफ। यहां पर आप देखिएगा कि सहारिया और भील मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सहारिया और भील। कहां मिल रहे हैं? राजस्थान में। थोड़ा इसके नीचे आएंगे गुजरात में आपको वन गुज्जर मिलेंगे और रठवा मिलेंगे। ओके, फिर यहां आते हैं हम, इसे मध्य प्रदेश के इलाके देखिए, और आप देखिएगा मैं जो ये नाम ले रहा हूं ये कितने कॉमन है। ये बैगा यहां भी मिलते हैं और बैगा आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं। ठीक है, एमपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और या उड़ीसा में देखिए कितने कॉमन है। तो एमपी में है आपके बंजारा, गोंड्स। ऐसी आप उड़ीसा में आइए, यहां पर आपको मिलेंगे पजारा, बोंडा, कांधा, कोया, सौरा, खोंड्स। ठीक, ये गोंड आपको दोनों जगह मिल रहे हैं, इसीलिए इस इलाके को गोंडवाना इलाका कहते हैं। एक ट्रेन भी चलती है गोंडवाना, नई दिल्ली से चलती है, जाती है वो बिलासपुर तक, यहां से नागपुर होते हुए। तो गोंड हो गए, और यहां पर आइए बैगास, मारिया और गोंड्स। फिर थोड़ा सा यहां पर मैं बंगाल की तरफ ले जा रहा हूं, और बंगाल से ऊपर यहां बिहार की तरफ ले जा रहा हूं आपको, संथाल। और ये मैं इसको बिहार ना कह के, बिहार तो ख्याल ये हो गया, अगर मैं आपको बिहार की जगह ये झारखंड कहूं तो ज्यादा बेहतर है। इसमें संथाल है, मुंडा है, ओरांव है। ठीक, अब इधर पे आ जाइए महाराष्ट्र। यहां पर आपको बंजारे लोग मिलेंगे। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। यहां पर आइए, यहां पर आप आइए इस जगह पे, इसको हम कर्नाटक कह सकते हैं। यहां है कोया, नहीं आंध्र प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश है, कोया, बंजारास, गोंड्स। ठीक है, एपी हो गया ये। यहां पर आइए, इधर पे एक केरल इलाका है, यहां है माला इरुलार। और यहां पर जानना बहुत जरूरी है जरावा। यहां पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग हमारे जो शिप वाले या कहें नेवी वाले हैं, उनके जो अलग अलग कमांड्स हैं उनका नाम भी जरावा है, जरावा ऐसे, है ना। बहुत अच्छी जगह, बहुत शानदार जगह है। जरावाज यहाँ पर रहते हैं, खासतौर पे जो निकोबार है, ऐसे कई द्वीप है जहां पर केवल आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये बताने का तात्पर्य ये था कि आप जान जाएं कौन कौन कहां पर है, क्योंकि इन सब के नाम आने वाले हैं अभी। तो जैसी नाम मैं लूं, ठक से आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये इस इलाके की बात ये कर रहे हैं। और इनके इलाके यहाँ बताए भी गए हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज ये है कि कुछ लोग झूम खेती करते थे। तो झूम खेती का मतलब ये होता है, ऐसे झूम खेती का मतलब ये नहीं कि झूम के खेती कर रहे हैं, मतलब झूमते नाचते गाते खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। झूम खेती का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न। ये भी झूम खेती अंग्रेजी में, और इसी को झूम खेती को हम कहेंगे बेवड़। क्या कहेंगे? बेवड़।
जरा मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये आने वाला है अभी। ये देखिए बेवड़, ये क्या है बेवड़, ये भी मध्य प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको कहा जाता है। मतलब इसी झूम खेती को अगर आप झूम खेती कर रहे हैं कहाँ मध्य प्रदेश में, या कोई झूम खेती मध्य प्रदेश में करता है, तो इसी स्लैश एंड बर्न का नाम मध्य प्रदेश में हो जाएगा बेवड़। यही स्लैश एंड बर्न है और यही झूम खेती है, यही झूम खेती है। तो अब झूम खेती होती कैसी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए ये है आपका पूरा जंगल, ठीक है। अब आदिवासी, अच्छा इसमें एक चीज मैं कहूंगा वो आपको दिमाग में बिठानी, क्योंकि यही आगे की दिक्कतों का कारण बनेगा इनका, है ना। जो इनको दिक्कतें आएंगी ना वो इसी कारण से आएंगी। देखिए होता ये था कि ये पूरा जंगल है, अब छोटा सा कोई एरिया इन्होंने ले लिया, ठीक। जनजाति लोग, आदिवासी लोग, ये आए ट्राइबल समूह, इन्होंने क्या कहा छोटा सा एरिया ले लिया। उसके बाद क्या किया कि जो जंगल का इलाका है, अब जो जो पेड़ यहां पर ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे जो सनलाइट को या सूरज की रोशनी को रोकते थे, इनको ये काट देते थे ऊपर से, ये काट दिया इन्होंने। और यहां पे जो वेजिटेशन होती थी, यहां जो पेड़ पौधे लगे होते थे, इनको ये बर्न कर देते थे, यानी कि जला देते थे। इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे इलाके को ये जला देते थे, तो जला दिया इन्होंने। उसके बाद क्या होता है, एक NPK होता है, नाइट्रोजन, ये K से पोटेशियम और P से फास्फोरस। अगर ये NPK आपकी जमीन में है तो आपकी जमीन को माना जाता है बहुत उपजाऊ है। क्या है, उपजाऊ है, फर्टिलिटी है उसमें। तो ये जो जलाते थे, इसकी जो राख होती थी, राख का मतलब है तो इसमें ऐश जो बचता था, ऐश जो बचता था वो इसके ऊपर ये, मतलब ये अपने ऊपर ही इसके ऊपर आ ही जाता था, है ना, क्योंकि ये जला दिया इन्होंने। अच्छा इसके लिए जो पेड़ों को काटने के लिए एक्स यूज करते थे, यानी कुल्हाड़ी यूज करते थे, और यहां भाले का यूज करके ये इसको स्क्रैच करते थे, यानी कि ये जैसे जमीन है। अच्छा सोच लीजिए, आप अपना हाथ लीजिए और खुजाइए, तो जब खुजाते हैं तो आप ऊपर वाली अपनी परत को निकालते हैं। जब आप जोर के खुजाते हैं तो अपने हाथ की ऊपर की परत को निकालते हैं। इसी तरीके से ये जमीन की ऊपर की परत को छील देते थे, तो छील दिया इन्होंने, ठीक है, और उसमें राख मिला दी। ध्यान रखिए ये हल का उपयोग नहीं करते थे, यानी बुलक्स का और हल का उपयोग नहीं करते थे, ठीक। ये केवल अपना जो भाला वो होता था जिसे हम कुदाल कहते हैं, इसको कुदाल कहते हैं। इन्होंने कहा हो, HOE मतलब होता है कुदाल, और एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो उसे स्क्रैच करते थे, केवल छील देते थे थोड़ा सा। अब ये तैयार हो गई, ये जमीन हो गई तैयार किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, यानी यहां पर ये अब उपज लगा सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीज, जो इनके पास बीज रहते थे, इसको ये फेंक देते थे केवल, यानी स्कैटर कर देते थे, स्कैटर या स्प्रेड कर देते थे केवल। यानी ये कोई ऐसा नहीं कि जमीन को बाकायदा इन्होंने तैयार किया ट्रैक्टर से या किसी तरीके से हल और बैलों से, और फिर यहां पर ये अपने बीजे बो रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे, बस ये फेंक देते थे, ऐसे फैला देते थे। तो जब ये फैला देते थे, प्लोइंग इसमें क्लियर बताया गया है, प्लोइंग और सोइंग नहीं करते थे, यानी कि उसको मिट्टी को तैयार करके उसको उसमें हल बैल चला के उसमें बीजे उसको गाड़ना, वो नहीं काम करते थे। और एक बार जब क्रॉप रेडी हो गई, यहां पर अब क्रॉप रेडी हो गई, जब आप बीजे डालेंगे तो पैदावार हो जाएगी। जब ये पैदावार हो जाती थी तो इसको छोड़ के ये दूसरी जगह चले जाते थे, जंगल की किसी और जगह पे। और जो मैंने कहानी आपको यहां बताई है वही कहानी यहां दोबारा दोहराई जाती थी। इस पूरे को इलाके को जलाया जाता था, पेड़ों को काट दिया जाता था, राख जो बचती थी उसको थोड़ा सा जमीन में मिला दिया जाता था, स्क्रैच कर दिया जाता था जमीन को, बीजों को ऐसे स्प्रेड कर दिया जाता था, फैला दिया जाता था, गाड़ा नहीं जाता था। और उसके बाद जब तैयारी हो जाती थी, जब क्रॉप बन गई, तो फिर ये दूसरी जगह ले जाते थे। तो ये जो जगह है और ये जो जगह है, इसको ये फैलो लैंड छोड़ देते थे, परती जमीन, क्योंकि कुछ समय बाद इसकी उपजाऊपन दोबारा वापस लौटेगा, इसीलिए इसको फैलो लैंड कहते हैं, परती जमीन को ये छोड़ देते थे। ओके, तो आप देखेंगे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो झूम है, ये आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे, इसलिए इसको झूम कहा जाता है क्योंकि झूम जो शब्द आता है वो नॉर्थ ईस्ट से आता है, यानी आपके जो हमारा नदन ईस्ट पार्ट है वहां पर इसको इस नाम से जाना जाता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि सेंट्रल इंडिया कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश तो हो गया ना, मध्य प्रदेश हो गया, तो इसको हम बेवड़ कहते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन ट्राइबल्स की जिंदगी इस पे निर्भर थी कि ये कभी भी किसी भी समय जंगल में जा सकते हैं, कोई भी इलाके को पकड़ के जला सकते हैं, अपनी पैदावार करके इससे अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ब्रिटिश राज में यही नहीं हो पाया, यही दिक्कत आई। ओके,
अच्छा, अगली जो कहानी है वो है, कुछ लोग जैसे मैंने बताया झूम खेती करते थे, झूम समझ गए आप। अगली जो बात हम करेंगे वो करेंगे समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी कि हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे, और जंगल में जो भी चीज मिलती है खाने की, पीने की और बेचने की, वो सब ये संग्रहण करते थे, उनका कलेक्शन करते थे। किस तरीके से ट्राइबल लोग जीते थे, इसमें पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि कई लोग झूम खेती करते थे। दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी अभी, और इसको डिटेल में देखेंगे कि कई आखेटक और संग्राहक थे, यानी कि हंटर और गैदरर्स थे। कई सारे लोग जानवरों को पालते थे, हर्डेड एनिमल्स, और उसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे जो खेती करते थे रुक के एक जगह पर। अब एक एक करके इनको देखा जाए तो यहां पर है कुछ लोग, कुछ आदिवासी, ट्राइबल, जनजाति, ये हंटर और गैदरर्स थे, यानी कि ये तो शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। और दूसरा, कई लोग इसमें संग्राहक थे। संग्रह, गैदरर्स का मतलब ये होता है कि जंगल में जो भी चीज मिलती है, यानी वन संपदा जो काम की हो, चाहे खाने के लिए हो, फॉर ईटिंग, या सेलिंग के लिए हो, कंदमूल हो, रखने के लिए हो, कुछ बनाने के लिए हो, ये सारी चीजें वो वहां से जमा किया करते थे। तो ट्राइबल लोग जानवरों का शिकार करते थे, और साथ में जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिसको हम वन संपदा कह रहे हैं, तो ये मानते थे कि जो फॉरेस्ट है वो इनके लिए बहुत ही जरूरी चीज है, बल्कि इन्हीं से इनकी जिंदगी है। यहां पर आप जो चित्र दिख रहे हैं ये है खोंड्स का। किनका? ये एक ट्राइबल ग्रुप है, जनजातीय समूह है खोंड, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये है उड़ीसा की। उड़ीसा का जो खोंड ग्रुप है, इसमें क्या होता था कि ये जो ग्रुप है, इसमें जो लोग होते थे वो कंबाइंड शिकार पे जाते थे, यानी हंटिंग के लिए एक साथ जाते थे, बाकायदा त्योहार जैसा मनाया जाता था, और उसके बाद जो भी हंटिंग करते थे वो वापस लाके डिवाइड कर लेते थे, आपस में बराबर 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 विभाजित कर लेते थे। इसके अलावा ये फ्रूट्स, क्योंकि जंगल में फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, और साथ में रूट्स, जिसे हम कंदमूल कहते हैं, या कहें कि जो जमीन के नीचे उगती पेड़ों के जो रूट्स होते हैं उनको ये खाते थे। इसके अलावा ये खाना कैसे बनाते थे, इसके लिए तेल का यूज करते थे, और तेल कहां से आता था? साल के जो बीज होते हैं उनके सीड से, और जो महुआ है उसके सीड से। तो साल और महुआ का जो बीज है उससे ये तेल जो निकालते थे, उससे ये अपना खाना बनाते थे। इसके अलावा बहुत सारे श्रब्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि जड़ी बूटियां, बहुत सारे ऐसे श्रब्स कह लें या हर्ब्स कह लें, जो जड़ी बूटियां हैं उसका उपयोग ये अपने मेडिसिनल पर्पस के लिए, जो भी इनको परेशानियां होती थी, दिक्कत होती थी, उसके लिए उपयोग करते थे। और जो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये जो जमा करते थे, इसको ये बेचा करते थे। कहाँ? जैसे मान लीजिए ये लोग यहाँ रहते हैं, तो इनका कहीं मार्केट होगा, ये तो जंगल में रह रहे हैं या उसके आसपास रह रहे हैं, ये आपका मार्केट है, लोकल मार्केट, वहां पर जाके ये बेचते थे। तो खासतौर पे अगर देखेंगे जो बुनकर थे, व्यूअर्स, और जो चमड़े का काम करते थे, यानी कि लेदर वर्कर, ये हमेशा इन खोंड्स के पास ही आते थे कि भाई जब भी इनको चाहिए होता था कुसुम या पलाश का फूल। अब ये कुसुम और पलाश के फूल जो होते हैं, इससे कलर निकलते हैं, इससे कलर बनता है, ताकि जो क्लॉथ्स हैं उनको डाई किया जा सके, उन पे कलर लगाया जा सके। इसी तरीके से कुसुम और पलाश का उपयोग लेदर, यानी कि चमड़े की रंगाई में भी होता है, उसके काम में भी आता है। तो जब भी इनको कुसुम और पलाश की जरूरत होती थी, किनको? जो भी बुनकर हो या जो लेदर के काम करने वाले, वो सीधा इन्हीं के पास जाते थे, बोले भैया ला के दो हमें। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये सब चीजें तो जान ली, क्या आप बगैर रोटी के सब्जी खा सकते हैं? क्या सब्जी और दाल खा के आप अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। तो मेन चीज आती है कि राइस कहां से आता था, और दूसरी चीज आती है जो ग्रेन्स। अब इसमें ग्रेन्स पे आप गेहूं मान लीजिए, और जवार, बाजरा, जो भी चीज हम लोग अनाज के रूप में खाते हैं, वो कहां से आता था? तो ये होता था एक्सचेंज से। जैसे ये आपके हो गए जनजातीय लोग, यानी हम इनको ट्राइबल ग्रुप कह लेते हैं। यहां पर वो लोग हैं जो राइस और ग्रेन पैदा किया करते थे, तो उनसे ट्रेड करते थे, एक्सचेंज करते थे। जैसे आपका बार्टर सिस्टम नहीं होता कि अपना सामान दिया, उनका सामान ले लिया। इसके अलावा जो भी ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचते थे, उससे इनको जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उससे ये बाकी चीजें खरीदते थे। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो काम करते थे, जैसे जो आसपास विलेजेस होते थे, क्योंकि ये लोग तो जंगल के लोग हैं, विलेजेस में ये काम किया करते थे। जैसे सामान उठा लिया, लोड कैरी कर लिया, सामान उठाने का काम हो गया,
या फिर जो रोड बन रही हैं, बिल्डिंग रोड्स, इसमें ये मजदूरों का काम करते थे। कई लोग जो है फार्मर्स, विलेज में जो फार्मर्स होते थे उनके यहाँ ये लेबर की तरह काम करते थे, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर लेबर। ओके, तो जैसे ही इनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये कम हो जाता था तो बेचारे इधर उधर जाना पड़ता था इनको, उसकी तलाश में, काम की तलाश में, लेबर बनते थे, मजदूर बनते थे। लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनमें अब मैं जो नाम लूंगा वो है बैगा। अब आप इनको देखिए, ये जो बैगा ट्राइब है, मध्य प्रदेश की ट्राइब यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सेंट्रल इंडिया कहा गया है इनको। ये बाहर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, रिलक्टेंट थे। ये मानते थे कि अगर हम मजदूर का काम करें या फिर फॉरेस्ट के अलावा कहीं भी जाके काम करें तो इसका मतलब ये है, क्योंकि फॉरेस्ट इनकी जिंदगी है, फॉरेस्ट से वो बने हैं, फॉरेस्ट उनके लिए बने हैं, फॉरेस्ट के अलावा, जंगल के अलावा ये कहीं भी जाएंगे और काम करेंगे तो इनकी जो डिग्निटी है, इज्जत, वो कम होती है। यानी कि अगर ये एग्रीकल्चर लेबर बनना चाहते हैं या कोई भी लेबर का काम करना चाहते हैं या बाहर से पैसा कमाना चाहते हैं, ये इनकी इज्जत के खिलाफ है, बैगा का, ये हमने जाना। अब होता यह है कि कई ऐसी चीज होती है जो ट्राइबल्स कई सामान बेचना चाहते हैं और खरीदना भी चाहते हैं, यानी कि ट्राइबल अपना सामान बेचेंगे भी और खरीदेंगे भी। और कई ऐसी चीज होंगी जो इनके लोकेलिटी में आती ही नहीं है, मतलब जो जहां वो रहते हैं वहां पर वो चीज आती नहीं है, तो वहां से जो लोग आते थे इनको बेचने, जैसे ट्रेडर्स हो गया, व्यापारी, और मनी लेंडर्स हो गए। तो जो इनके यहाँ नहीं पैदा होता था, क्योंकि हर चीज चाहिए होती है ना आजकल, उनको भी कई चीज चाहिए होती है, जैसे नहाने के लिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर कुछ साबुन भी मिल गया तो यूज कर लेंगे। तो जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी, और जो मनी लेंडर्स होते थे, अब ट्रेडर्स क्यों आते थे? सामान देने के लिए, अपना सामान देने के लिए और इनसे कुछ खरीदने के लिए। मनी लेंडर किस लिए आते थे? कि भाई आओ और हमसे ये पैसा ले लो, यानी कि हमसे कुछ उधार ले लो, और क्योंकि सबको जरूरत तो होती है, पैसा तो सब कुछ है, पैसा सबकी जरूरत होती है, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो, अंबानी को भी पैसे की जरूरत होती है। तो यहां पर ये मनी लेंडर इनको पैसे दिया करते थे। तो ये जो ट्रेडर्स आते थे वो आ तो रहे हैं, लेकिन बहुत हाई प्राइजेस में, बहुत ज्यादा बड़े प्राइजेस में इनको चीजें दिया करते थे। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहां आके ये हो सकता है 25 या 30 रुपए में बेच रहे होते होंगे। इन लोगों को, जनजाति ट्राइबल ग्रुप्स को, ये इतने 25-30 रुपए में बेच रहे होते थे, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइस में बेच रहे होते थे। और जो ये मनी लेंडर्स हैं, जिनको हम महाजन कहते हैं, जिनको हम आप बड़े बड़े, हम इनके जैसे अलग अलग नाम लेते हैं, तो जो ये तो सौदागर हो गए, लेकिन जो महाजन लोग हैं, ये मनी लेंडर्स जो कहते हैं, हमारे अगर गांव में भी देखें तो कई आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पैसा देते हैं ब्याज पे। तो जो ये ब्याज पे पैसा देते हैं वो ब्याज बहुत हाई होता था। कहने का मतलब ये है कि लोन तो दे दिया इन्होंने, चलो लोन ले लो, लेकिन ये कहेंगे कि अच्छा 100 रुपए दे रहे हैं, 150 रुपए देना 1 महीने बाद। तो ये जो 50 रुपए, जो 100 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए मांग रहा है, ये बहुत ज्यादा हो जाता था और ये इनकी मनमानी होती थी। ऐसा तो कोई नहीं, कोई संगठित क्षेत्र के तो थे नहीं, कोई बैंक से तो नहीं आ रहे हैं। तो होता ये था कि इनको बड़ा नुकसान हो जाता था। तो कहां कहां से नुकसान हो रहा है? एक जगह ये 25-30 रुपए दे रहे हैं, ये जो व्यापारी आ रहे हैं, एक जगह ये लोन का इतना ज्यादा पैसा चुका रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट और कॉमर्स, ये जो वाणिज्य हो रहा है, और जो ये कॉमर्स मतलब वाणिज्य, मार्केट मतलब खरीद फरोख्त, इसके कारण ये बेचारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में आ गए। एक तो इन पे डेट चढ़ गया, डेट क्या होता है? जो इन पे लोन चढ़ गया। दूसरा, ये पॉवर्टी पे चले गए। अब कोई भी चीज आप इतने में खरीदोगे तो अल्टीमेटली तो आपके पास पैसे होंगे नहीं, क्योंकि ये लोग कोई कमा तो रहे नहीं थे, ये तो फॉरेस्ट की चीज लाते थे, उसको बेचते थे, और थोड़ा बहुत जो कुछ लेबर वेबर का काम कर लिया तो उससे मिल गया। तो बेसिकली ये जो महाजन, और मैं यहां लिखता हूं महाजन, या कहें जो मनी लेंडर है, और जो व्यापारी है, कि ट्रेडर्स है, इनके ट्राइबल ग्रुप के हिसाब से ये लोग जो थे ये बाहरी लोग थे, और यही इनके मिजरी का, गरीबी का जो बुरा हाल है ट्राइबल ग्रुप का, उनका कारण है। कौन? मनी लेंडर और ट्रेडर्स। ओके, अब कई लोग इसमें जो थे वो हर्डिंग करते थे। हर्डिंग का मतलब ये होता है कि जानवरों को पालना। तो जिन जिन का मैं नाम लेने वाला हूं, आप देखिएगा वो सब जानवरों के साथ ही दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें कई अलग अलग बात है। कोई बकरी पालता था, यानी गोट पालता था, कोई शीप पालता था, कोई काऊ पाल रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, ऐसे कोई बल्कि ऊंट भी पालते थे, है ना। तो ये मेन चीज होती है, ये उनके दूध के लिए, मतलब उनका मिल्क देते थे, ये उनका गोश्त देते थे, यानी मटन या मीट के लिए। ठीक, तो मिल्क हो गया, मटन हो गया, इनके जो ऊपर फर होते हैं उससे वो ऊन बन सकता है। तो उसके स्किन का जो मतलब आप बाहरी कवर है, या उनके बाल, उनको बेचने के लिए। तो इसे अब मिल्क से तो बहुत सारी चीज बनती है, आपका
घी बनता है, पनीर बनता है, तो ये सारी चीजें ये किया करते थे। तो जब जिनका भी मैं नाम ले रहा हूं उनके हिसाब से आप ये जरूर दिमाग में ले आइएगा कि ये क्या क्या मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो कई लोग ऐसे थे, इनमें कई ऐसे ट्राइब्स थे जो जानवरों को पाला करते थे, उनकी रख रखाव करते थे और उन्हीं से उनका भरण पोषण चला करता था। तो पैस्टोरलिस्ट क्या होते हैं? जो पैस्टर मतलब देखिए, एक बहुत बड़ा इलाका जहां पर घास होती है और वहां पर जो चरवाहे होते हैं जो चराते हैं, तो पैस्टोरलिस्ट वो हो गए। तो वो कैटल में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कैटल में काऊ भी आएगा, भैंस भी आएगा, मतलब गाय भी आएगी, भैंस भी आएगी, इसमें तमाम तरीके के जो कैटल होते हैं। इसके अलावा जो थोड़ा छोटा साइज में शीप और आपके ये हो गया, गोट हो गया। तो जहां पर ये जाते थे, क्योंकि पैस्टोरलिस्ट है, पैस्टोरलिस्ट का काम क्या है कि भाई जहां पर भी घास का मैदान दिखा वहां पर अपना तंबू गाड़ा और जानवर छोड़ दिए। जानवर जब खा के खत्म कर दिया तो दूसरी जगह चले गए, दूसरे पैस्टर पे चले गए। तो ये जहां पे होता था वो दूसरी जगह जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे, खाना बदोश थे, यानी एक जगह टिक के नहीं रहते थे। इसमें आप देखिएगा सबसे पहला ये है वन गुज्जर, कहां के? पंजाब के। यहां पर आ जाइए, ये वन गुज्जर कहां के हो गए? पंजाब के। मतलब इसमें बताया गया है कि जो वन गुज्जर हैं पंजाब के हिल के हैं बेसिकली। तो उसमें आप थोड़ा सा जोड़ लीजिए कि भाई केवल पंजाब का हिल ही नहीं होगा, ये आसपास के इलाके सब जोड़ने हैं। यहां पर आप लबाडीज देखिए, ये आंध्र प्रदेश के हो गए, ये इसको मैं पंजाब हिल्स कर देता हूं। इसके अलावा अब यहां पर आ जाइए, जो कुल्लू के गद्दी है, ये कुल्लू के गद्दी हो गए, ये आपका कुल्लू यहीं पे हो गया, गद्दीज हो गए, ठीक। और थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं, ये बकरवाल से बड़े बड़े फेमस है। अगर आप कश्मीर जाते हैं, जम्मू से अगर आप श्रीनगर जाएंगे तो उस रास्ते में आपको ये बकरवाल दिखेंगे ही दिखेंगे। बड़ी इज्जत से इनको देखा जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा होता है। इनके बहुत सारे जानवर इनके साथ चल रहे होते हैं एक साथ, बहुत मतलब हजारों की तादाद में मैं कहूँगा, और ये बकरवाल कम्युनिटी होती है। तो ये सारे जो लोग हैं उनका काम था हर्डिंग, और ये सारे जनजाति ही है, ये सारे आदिवासी ही हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपको सेटल कल्टीवेशन बताऊं, पहले मैं सेटल कल्टीवेशन बताता हूं, फिर मैं आपको ये जो पिछला डिस्कशन है उस पर ले जाऊंगा। कई लोग जो है रुक के खेती किया करते थे। इसका मतलब ये है कि 19 शताब्दी के पहले अगर मैं आपको ले जाऊं, यानी कि 19वीं शताब्दी का मतलब ये हो गया कि आप 1800 से 1900 की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले ही कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, यानी कि रुक के एक जगह पे खेती करते थे और उसके बाद ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। मतलब इसी जमीन पे खेती की, फिर उसके बाद खेती चेंज कर दी, यानी क्रॉप चेंज कर दी, इसको फिर उपजाऊ बनाया, मतलब एक ही जगह करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको ना राइट्स मिल गए इस जगह के, मतलब इस जमीन का इनको राइट्स मिलने लगे। जैसे अगर आप देखें कि जो मुंडाज हैं, मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर, ठीक, छोटा नागपुर, ये एक कुटुंब से आते हैं, कुल से आते हैं, एक कुल माने जाते हैं। और ये जमीन जो इनको मिलती थी वो एक तरीके से ये मानते थे कि सारे जो मेंबर्स हैं वो एक सबका एक लैंड है। कहने का मतलब अगर इनको पूरे मुंडा के कुटुंब का ये लैंड है, जितने भी लोग होंगे उनको बराबरी में लैंड मिलता था, ठीक, सब के पास लैंड आ गया। लेकिन होता यह था कि जैसे मान लीजिए सबको बराबर लैंड मिल गई, तो कोई ना कोई तो उनमें से ऐसा होगा जो पावरफुल होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा थोड़ा सा कमतर होगा। तो ये जो बड़े लोग हो जाते थे, यानी कि इसी कुल में ऐसे मुंडा हो या और भी प्रजाति है, इसमें जो स्ट्रांग हो जाते थे, फाइनली व्हेन दे एक्वायर पावर, जब उनके पास पावर आ जाती थी तो वो चीफ बन जाते थे। और चीफ बन जाते थे तो अपनी जमीन में दूसरों को वो पट्टे पे दे दिया करते थे, यानी कि रेंट पे दे दिया करते थे, बटाई पे दे दिया करते थे, जहां से उनको रेंट मिलता था। तो अब ये है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, खासतौर पर क्योंकि हम तो ब्रिटिश राज की बात कर रहे हैं ना, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स या ब्रिटिश राज का ये कहना था कि जैसे ये गोंड हो गए या फिर ये संथाल ट्राइब हो गए, ये देखिए चेहरा इनका जो दिखा रहा हूं, ये गोंड और संथाल, ये ज्यादा सिविलाइज्ड है, मतलब ये अच्छे लोग हैं, ज्यादा सिविलाइज्ड है, संभ्रांत है। वे इन लोगों को संभ्रांत नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। खासतौर पे जो ये तो हो ही गए, साथ में जो भी इधर से उधर जा रहा है, जैसे आप उनका झूम खेती वालों का भी ले लीजिए, तो जो यहां से वहां खेती कर रहा है ना, मतलब जगह चेंज करते चले जा रहा है, ब्रिटिश ऑफिशियल उनको नापसंद करते थे। वो ये मानते थे कि ये अच्छे लोग नहीं है बल्कि वाइल्ड और सैवेज है, यानी ये जंगली है और खूंखार है, जंगली और खूंखार है। और वो हमेशा चाहते थे कि ये जो कोई भी लोग हों इनकी तरह हो, यानी एक जगह सेटल हो जाए और इसी की तरह जैसे ये लोग काम कर रहे हैं एक ही जगह सेटल होकर अपनी खेती करें, इनका ये मानना था। अब मैं आपको यहां ले जाता हूं, यहां पर देखिएगा कुछ शब्द आएंगे
और जो शब्द आएंगे आपको समझना होगा कि पूरा जो जैसे साल, ये पूरा एक साल है, तो साल में कौन कौन से महीने में क्या क्या हिंदुस्तान में या हमारे संस्कृत में, हिंदी में कहा जाता है, वो आपको समझना होगा। वो नाम यहाँ पर लिए गए हैं और वही यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर एक साहब का चित्र मैंने दिया है, इनका नाम है वेरियर एल्विन। क्या नाम है? वेरियर या एल्विन तो लिखा ही हुआ है। ये वेरियर एल्विन साहब है। वेरियर एल्विन साहब जो है वो कई लोगों के साथ रहे, यानी कई प्रजातियों के साथ रहे, जिनमें आपका मैं नाम लूंगा तो बैगाज और खोंड, जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूं, इनके साथ ही बहुत साल रहे। और ये थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है जो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके साइंटिस्ट होते हैं या उनके रिसर्चर होते हैं। तो ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, तो बैगर और खोंड के साथ जब ये रहे, खासतौर पे मैं अगर समय बताऊं कि 1930 और 1940 काफी साल रहे ये, तो उसमें इन्होंने काफी सारी चीजें देखी और वही इन्होंने पेश किया। तो जो पेश किया वो यहां पर उन्होंने बताया कि यहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स और जो भी है सारे रेगुलेटेड बाय अ कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क, यानी जो समय था, कौन सा समय क्या काम हो रहा है और कौन क्या काम कर रहा है, यानी आदमी क्या काम कर रहा है, औरत क्या काम कर रही है, किस महीने में किस समय क्या क्या हो रहा है, इसका बहुत डिटेल इन्होंने एनालिसिस दी है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। एक और चीज आने वाली है, यहाँ पर एक शब्द आएगा, यहाँ पर देखिएगा बैसाख। बैसाख को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो ये सिखों का नया साल है, क्योंकि ये होता है हार्वेस्टिंग वाला समय। हार्वेस्टिंग मतलब खेतों में हार्वेस्टिंग या कटाई हो रही होती है। और इसके अलावा 13 अप्रैल का जो समय है, इसमें गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो इसलिए बैसाखी केवल पंजाबियों के लिए नहीं, नॉर्थ इंडिया में हमारा जो उत्तर भारत है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, क्योंकि यहाँ खेती मेन काम होता है। ओके, अब इसमें कुछ शब्द आने वाले हैं। ये तो महुआ का सीड है, महुआ का नाम भी यहाँ पर आएगा, तो वो आप समझ लीजिए कि ये महुआ सीड्स क्या हुए, महुआ के बीज। इससे क्या होता है, इसके तेल भी निकाला जाता है, इससे शराब भी बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बेवड़ करके शब्द आएगा। बेवड़ मतलब होता है मध्य प्रदेश में जो झूम खेती करते हैं, झूम कल्टीवेशन, उनको बेवड़ कहा जाता है। तो ये सब शब्द आने वाले हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताऊं कि ये शब्द आएंगे। शब्द आएगा चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये सारे जो है महीने के हिसाब से। मार्च से अप्रैल चैत का समय होता है, ठीक, जैसे ये गर्मी का समय शुरू हो गया। एक और समय ले जाऊंगा आपको यहाँ पर, अक्टूबर से नवंबर, ये थोड़ा ठंड का समय हो गया, बल्कि अक्टूबर से नवंबर। कार्तिक, अगहन होता है। ऐसी अलग अलग समय के हिसाब से ये वेरियर एल्विन साहब ने बताया है किस समय क्या होता था और किस समय लोग, औरत और मर्द क्या क्या करते थे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जो चैत है, जो मैंने आपको बताया, चैत फिर से समझिए, चैत का मतलब मैं कह रहा हूं मार्च से अप्रैल। तो जब मार्च से अप्रैल का समय होता था, यहां पर क्या होता था कि जो चीजें ऑलरेडी हो गई हैं, तो उसकी जो ठूंठ बचते थे, मतलब अगर हार्वेस्टिंग हो गई है या कटाई हो गई, तो जो ठूंठ बचते थे उनको इकट्ठा किया जाता था, औरतें करती थी। और आदमी क्या करते थे, बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे और फिर जो अपनी हंटिंग है, शिकारी के लिए जाते थे। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ बैगाज और खोंड्स की, ये सभी के लिए नहीं है, बैगाज और खोंड्स के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद क्या है, जो पूर्णिमा यानी कि फुल मून जब होती थी, तो हंटिंग शुरू होती थी, यानी शिकार शुरू होता था। और जो शिकार करते थे, ये बंबू के ट्रैप बनाते थे, यानी कि जाल जो है वो बंबू के ट्री से ये बनाते थे, उनकी लकड़ियों से बनाते थे। औरतें क्या करती थी, सागो, तामरिंद और मशरूम। तामरिंद मतलब ये होता है, सागो भी एक ऐसी चीज होती है जो हम यूज करते हैं, मशरूम भी है। मशरूम तो खैर आप जानते होंगे, उसका अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में नाम मशरूम है। तामरिंद होती इमली। बैगा औरतें क्या होती हैं, ये रूट्स यानी पेड़ों की जो जड़ें हैं, रूट्स, और कांदा, महुआ तो मैंने आपको दिखा दिया। कांदा मतलब ये होता है, जैसे कंदमूल होता है ना, ये भी एक तरीके का रूट्स होता है, वो भी कांदा होता है। जैसे अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो कांदा मतलब प्याज होती है, वो यहाँ नहीं है, ये कांदा अलग है, ठीक है। इसके बाद जो बैगास है, वो जो भी अनबर्न, बैसाखी की बात, मैं बैसाखी पे आता हूँ, पहले बैगास के बारे में बता दूं कि ये आदिवासियों में जो मध्य भारत है उसमें सबसे जबरदस्त हंटर या फिर शिकारी माने जाते थे। अब अगर मैं बैसाख में आपको ले जाऊं, जो मैं आपको अभी बता रहा था, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसमें आग लगाई जाती है, यानी झूम खेती करनी हो, और जो भी बच जाती हैं, जो लकड़ियां जलने से बच जाती है, उसको औरतें अपने जलाने के लिए उठा लेती हैं। जेठ के समय में हंटिंग अभी भी हो रही है, शिकार अभी भी हो रहा है। और आसत और भादों में आदमी लोग फील्ड पे काम कर रहे होते हैं। खुआर, जो मैं आपको बता रहा था, ये जो ख्वार है ना, इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये जो ख्वार है।
तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें जो जो फलियां हैं, फर्स्ट फ्रूट बीन्स, फलियां जो होती हैं वो पकने लगती हैं और कार्तिक कुटकी तक ये पूरी पक जाती हैं। अगहन में सारी क्रॉप रेडी हो जाती है और जो पूस होता है, पूस, इसमें शुरुआत होती है इनको निकालने की। पूस जो है उस समय डांस होता है, शादियां होती है, ये वो उसका समय है। माघ में क्या होता है कि ये लोग बेवड़ में जाते हैं, यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, लेकिन जो हंटिंग गैदरिंग है वो तो चलती रहती है आखिर तक, और संग्रहण ये चलता रहता है। पहले साल तक तो सब ठीक है, दूसरे साल में थोड़ा ज्यादा हंटिंग चाहिए क्योंकि क्रॉप्स में उतना ज्यादा काम नहीं होता है, लोग बेवड़ में जाते हैं। उसके बाद तीसरे साल में जाते आते, क्योंकि अब चीजें खत्म हो रही होती है, तो अब इनको खेती करनी पड़ती है और फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट के लिए खेती इनको शुरू करनी पड़ती है। यहाँ पर एक चित्र दिया है, संथाल लड़की है ये, और लकड़ियां ये लेके आ रही, 1946 का चित्र है, बिहार की लड़की है ये। तब आपको लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से इनका ये सारा काम हो रहा है। और यहां पर हम जो अगले जो चित्रण करेंगे उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट बिरसा मुंडा का नाम आने वाला है। तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको जल्दी करेंगे। देखिए, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। तो जब कॉलोनियल रूल आया तब इन्होंने इनकी जिंदगी में कैसे असर किया, तो इसको थोड़ा सा मैं अभी हटा देता हूं, इरेज करेंगे और उसके बाद एक नया कलर लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो ट्राइबल चीफ है, क्योंकि ट्राइबल में अलग अलग लोग थे, एक ट्राइबल चीफ हो गया, यानी मुखिया जो है उसका क्या हुआ। तो जो मुखिया थे, अगर आप ब्रिटिश राज के पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश राज के पहले देखें, तो जो मुखिया होता था उसकी बहुत बढ़िया पोजीशन थी। पहली चीज तो ये थी कि उसके पास इकोनॉमिक पावर थी, पैसा उसके पास अच्छा खासा था, मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूं। दूसरा ये था कि इनके पास प्रशासन का भी अधिकार था, राइट टू एडमिनिस्टर, ये भी था। और दूसरा, जो अपनी टेरिटरी है, जो इनकी जगह है, उसको एक कंट्रोल कर सकते थे, यानी कि अपना जो क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते थे, राइट। इनकी खुद की पुलिस होती थी, यानी कि खुद इनके लोग होते थे जो खुद की पुलिस होती थी। और दूसरा ये था कि ये जो अपने खुद के नियम कानून बनाते थे, यानी कि अगर मैं कहूं कि खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते थे, राइट, ताकि ये किस तरीके से जमीन का, लैंड का और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर सके, प्रशासन कर सके, इनका बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सके। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी जमीन, आप मुखिया हैं, आप अपनी जमीन तो रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि अब जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो प्रशासन आप कर रहे हैं इस पूरे इलाके में, ये आपको नहीं मिलेगी। आपने जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश के जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जो ब्रिटिश के हैं वो आप पे चलेंगे, राइट। इसके अलावा जो ये लोग हैं, इनको ट्रिब्यूट या कहते हैं नजराना, पैसा, या किसी भी तरीके से ब्रिटिश रूल को देना पड़ता था। ओके, एक और चीज थी कि ब्रिटिश के अंडर में ये आ गए थे, तो जितने भी इनके अंडर में लोग थे, चाहे पुलिस हो, जो भी नाम कहे, लठियाल कहे, या इनके जो साथ में लोग हैं, उन सबको इनको डिसिप्लिन में रखना था, यानी पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना था कि भाई आप संयम से रहिए, संयम में रखना भी इनका काम था। तो ये किसका होगा, ट्राइबल चीफ का। अगर यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उनका क्या हुआ, जो शिफ्टिंग कर रहे थे, तो देखिए, हम ब्रिटिश रूल में हम हमेशा देखते हैं कि ब्रिटिश रूल हमेशा चाहता है कि लोग जो है वो एक जगह टिक के खेती करें, यानी वो कल्टीवेशन करें लेकिन रेसिडेंशियल कल्टीवेशन करें, वहीं टिक के खेती करें। वो चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो सेटल हो जाएं और एक तरीके से जो खेती करते हैं उस तरीके से बन जाए। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई यहाँ पर अगर फिक्स हो गया, जैसे मान लीजिए किसी का कोई एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, उससे आप आराम से पता कर सकते हैं वो कहाँ रहता है ना। लेकिन अगर वो आदमी यहाँ है, कभी किसी दिल्ली है, कभी कोई लखनऊ चला गया, कभी वो चेन्नई चला गया, उसको कहाँ ट्रैक करोगे आप। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम थी कि अगर इनको रेवेन्यू चाहिए तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर ये किसान है इस पे लगा दो कर, इस पे लगा दो टैक्स, इस पे लगा दो लगान। तो अगर किसान एक जगह टिक के रह रहा है तो इनको जो रेवेन्यू है वो उसका एक सोर्स मिलता था, उसका एक जरिया मिलता था। तो इन्होंने क्या किया कि बकायदा लैंड सेटलमेंट लगाया, मतलब ये जो हमारे ब्रिटिश रूल थे, इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो जमीन है बकायदा इसको जांचा गया, परखा गया, नियंत्रित किया गया, मेजर किया गया, इसमें क्लियर लिखा गया है, मेजर किया गया, डिफाइन किया गया, और उसके बाद बताया गया कि भाई इसका आपको इतना रेवेन्यू देना है, मतलब भू राजस्व इतना देना है। तो क्या हुआ कि कई जो पीजेंट्स थे, कई जो फार्मर्स थे, इनको उन्होंने कहा कि ठीक है आप लैंड ओनर्स हो गए, यानी कि आप जमींदार हो गए, ओके। बाकी जो है वो सारे टेनेंट्स हो गए। टेनेंट्स का मतलब हो गया कि भाई आपके अंडर में जो काम करेंगे या इस जमीन पे जो काम करेंगे। तो काम ये था
कि ये जो टेनेंट्स होंगे वो अपना किराया देंगे, जो भी काम करेंगे या बटाई पे देंगे तो किराया देंगे जमींदार को, और जमींदार का काम होता था रेवेन्यू किसको पहुंचाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश राज को, जो भी लोग वहां पर थे, राइट। तो ब्रिटिश ने ना बहुत कोशिश की कि जो झूम कल्टीवेशन हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की मैं बात बता रहा हूं, बहुत कोशिश की इन्होंने। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से टेरेन है, वहां पर टेरेन जो है, जमीन इस तरीके से है, तो यहां पर क्या है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वैसी खेती नहीं हो सकती जो आजकल हम खेती देखते हैं, उसमें स्टेप वाइज खेती होती है, लेकिन इसमें भी कितनी खेती कर लोगे आप। तो इनके लिए झूम खेती बहुत जरूरी थी। आप देखिएगा, ये मैंने आसाम और ऊपर के नागालैंड वगैरह इलाके का एक चित्र लिया है। तो यहां पर क्या होता था कि जो प्लो कल्टीवेशन है, मतलब हल और बैल, ये वाला कल्टीवेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि पानी बहुत कम है, वाटर ही नहीं है। दूसरा सॉइल बहुत ड्राई है, यानी कि सॉइल एक तो ड्राई है, नॉर्थ ईस्ट की बात मैं स्पेशली कर रहा हूं, और दूसरा ये है कि यहां पर वाटर ही नहीं है, पानी नहीं है, तब क्या करेंगे। तो भाई कोशिश तो इन्होंने की कि झूम खेती ना हो, लेकिन फाइनली जब इन्होंने ये सब प्रॉब्लम देखी तो फिर इन्होंने फाइनली ये कहा कि ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा इनको प्रोटेस्ट या विद्रोह का सामना करना पड़ा, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो लोग थे, आज जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लोग, उन्हें बहुत प्रोटेस्ट किया, और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया उसके बाद इनको मानना पड़ा ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती के लिए इन्होंने कहा कि ठीक है आप कर सकते हो, या कहें अनुमति दे दी। अब यहां पर एक चित्र दिखाना चाहूंगा आपको, यहां पर देखिएगा, ये लकड़ी से अपना घर बना रहे हैं साहब, और जब ये बनाते थे ना, ये आपका निशी ट्राइब है, नॉर्थ ईस्ट की निशी ट्राइब, मैंने आपको दिखाया था चित्र में भी, और पूरा का पूरा विलेज आ जाता था, पूरा गांव मदद करता था इसमें, आज भी करता है। यहां पर जो आप चित्र देख रहे हैं, यहां पर मैं आपको ले जा रहा हूं गुजरात की ये भील जो ट्राइबल ग्रुप है उसकी औरतें यहां पर देख रहे हैं। तो यहाँ लकड़ियां उकड़ियां बिन रही हो, यहाँ पर भी आप देखिए, ये आपको आंध्र प्रदेश में मैं ले जा रहा हूं, यहाँ पर भी ट्राइबल लोग काम कर रहे हैं, चावल पैदा कर रहे हैं। ओके, अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट लॉ यानी वन कानून जो बनाए, फॉरेस्ट लॉज, और इनका क्या असर हुआ किन पे, ट्राइबल ग्रुप्स पे, यानी जो आदिवासी थे, जनजाति थे, उन पे क्या असर पड़ा। तो जो हमने पिछले डिस्कशन किए उससे ये बात निकल के आती है। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारा सारे जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी वन हैं, उन पे हमारा नियंत्रण है, कंट्रोल है। पहली चीज तो ये कह दी। दूसरा ये कहा कि भाई हमारी स्टेट प्रॉपर्टी है। स्टेट मतलब अंग्रेजी सरकार या जो भी कंपनी उस समय हुआ करती थी, उसके बाद सरकार आई, या ये कहें कि ब्रिटिश डायरेक्ट गवर्न करने लगे, तो ये स्टेट प्रॉपर्टी हो गई, यानी ये कोई जनजाति, आदिवासी या ट्राइबल ग्रुप की अब नहीं रही। दूसरा ये क्या किया इन्होंने, कुछ ऐसे फॉरेस्ट थे जिनको इन्होंने कह दिया कि ये जो है, ये फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, इसको हम कहते हैं आरक्षित वन। आरक्षित क्यों कर दिया इनको, आरक्षण क्यों कर दिया इसको सेफ कर दिया कि कोई इसमें बिल्कुल भूल के भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो अलग अलग इन्होंने आरक्षित किए, यहां पर लकड़ियां इनके काम की, जिसे हम टिम्बर कहते हैं, तो लकड़ियां इनके काम की यहां पर पैदा होती थी। पहला मतलब यह हुआ कि कोई भी आदिवासी फ्रीली नहीं घूम सकता, जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। दूसरा, कोई भी आदिवासी यहां पर झूम खेती नहीं कर सकता, फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इनका खाना पीना था। जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, तो कोई हंटिंग नहीं कर सकते ये लोग। तो ये चारों चीजें इन्होंने मना कर दी, राइट। अब अगर किसी को आप उसी के घर से निकाल दोगे, उसी के शहर से निकाल दोगे, तो बेचारा कहां जाएगा, वो निकलेगा कहीं, क्योंकि पेट तो पालना ही है। तो बेचारा किसी काम के लिए, किसी लाइवलीहुड को, यानी कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए वो कहीं ना कहीं जाएगा। अब ये जब चला जाएगा तब क्या होगा, तो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम आने लगी। कैसे, मान लीजिए यहां पर टिम्बर पैदा होता है, खास तौर पे लकड़ी जो इस्तेमाल होती थी यहां पर, ये आप देख रहे हैं, ये रेल है, और इसमें जो लकड़ी लगती है उसी से रेल यहां, या कहें जो रेल की पटरियां हैं वो ठहर के रहती हैं। इसको हम लकड़ा कहते हैं, या फिर इसको हम स्लीपर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लीपर। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक देख रहे हैं आप, लकड़ियों के जो पट्टे हैं जो रेलवे लाइनों को बांध के रखते हैं, इसको हम स्लीपर कहते हैं। अब हुआ ये कि जो इन्होंने वन आरक्षित कर दिए थे, वहां पर तो अब कोई मजदूर है नहीं, कोई आदमी है नहीं।
अब आप दूर से शहर से लाओगे या गांव से लाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो जो लोग यहाँ रहते थे उनको तो आपने भगा दिया, या वो भाग गए, वो चले गए। तो दिक्कत ये हो रही थी कि इनको एक तो लेबर की कमी हो गई, सबसे बड़ी बात है कि इनको लेबर की कमी हो गई, और लेबर की कमी हो गई तब क्या करें? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो क्या करेगा? दूसरा ये था कि भाई फॉरेस्ट का ध्यान कौन रखेगा? इतना बड़ा जंगल है, इसको कौन देखेगा यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो फिर उसके बाद इनको कहीं ना कहीं एक चीप लेबर की सप्लाई चाहिए ही चाहिए थी। तो उसके लिए फिर इन्होंने कोई ना कोई हल ढूंढना था। तो इन्होंने हल निकाला भी। इन्होंने हल ये निकाला कि भाई ऐसा करो आप कि आप यहां पर आके झूम खेती करो। मतलब जब ये कहा कि चलिए झूम खेती कर लीजिए, और कुछ कुछ लैंड्स उनको दे दिए कि आइए और यहां पर आप रह लीजिए। लेकिन अगर आप यहां रहेंगे तो आपकी कंडीशन ये होगी, दो कंडीशन उन्होंने कही। पहली कंडीशन तो ये है कि आप यहां पर लेबर यानी मजदूरी का काम करेंगे, मजदूर बन के काम करेंगे, या तो इसके लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे या फिर बहुत कम पैसे दिए जाएंगे। मतलब बहुत चीप लेबर इनको एक तरीके से बनाने की कोशिश की गई। दूसरा ये था कि आपको फॉरेस्ट को देखना है, लुक आफ्टर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का ध्यान देना है, फॉरेस्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपको करना है। तो ये दोनों कंडीशन पे इन्होंने कुछ ना कुछ लैंड इनको दे दिया। अब बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप थे जिन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज आए, जो कानून आए, कृषि कानून आए, ये कृषि कानून नहीं, वन सा कानून आए, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, डिसोबेड कहा गया है यहाँ पे। इन्होंने विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया, यानी कि रिबेलियन, इसी को हम विद्रोह कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आसाम में 1906 में जो सोंग्राम सांगमा ये जो विद्रोह हुआ था, इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चित्र मैंने लगाया हुआ है, ये चित्र है फॉरेस्ट सत्याग्रह का। इसको एफएस कर देता हूं। ये हुआ था 1930 में। कहां हुआ था? सेंट्रल प्रोविंसेस आज का जो मध्य प्रदेश है, ये सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था 1930 में, राइट। अब एक नई चीज इसमें डिस्कशन, हम पहले मैं चित्र दिखा दूं यहां पर क्या क्या चित्र है, क्योंकि इसमें नई चीज आएगी अभी। ये कुछ गोदारा औरतें हैं जो बुनकरी का काम कर रही हैं, वीविंग कर रही हैं। और यहां पर आप देखेंगे एक महिला जो एक चटाई बना रही है। और देखिए एक बेचारे बच्चे को कैसे इन्होंने बांधा हुआ है, बड़ी बुरी हालत थी इन लोगों की। तो यहां सवाल उठता है प्रॉब्लम विद ट्रेड, इसका मतलब क्या है? देखिए अभी आपको इसको थोड़ा समझ में आएगा कि यहां पर कुछ अलग चीजें होने लगी थी। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, हुआ ये कि जो 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, जो ट्राइबल्स थे, इन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है हमारे फॉरेस्ट में कई बार आ रहे हैं। और फॉरेस्ट में कौन लोग आ रहे थे? ये ट्राइबल्स हैं। इन्होंने देखा कि एक तो ट्रेडर्स और एक मनी लेंडर्स, ठीक, ट्रेडर्स और मनी लेंडर ये हमारे यहां बहुत आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि भाई ये इसलिए आ रहे थे क्योंकि इनको सामान खरीदना था, और ये जो मनी लेंडर थे वो इनको लोन देने आ रहे थे। यानी कि ये जो ट्राइबल्स है इनको सामान बेचने के लिए, और मनी लेंडर आ रहे थे इनको कैश लोन देने। और कई लोग इसलिए आ रहे थे कि भाई इनको लेबर की तरह ले जाएं, कि भाई आप लेबर का काम करो। अब ये जो चीज हो रही थी ना, इनको बाद में पता चला कि ये कैसे नुकसान करती है। इनका जो बार बार आना था वो कैसे नुकसान करती है। मैं एग्जांपल लूंगा यहां पर सिल्क का। जो सिल्क जो बनता है वो कीड़े से बनता है, और उसको कहते हैं सिल्क वर्म, सिल्क का कीड़ा। तो जो कीड़ा होता है, ऐसे अगर कीड़ा है, वो अपने ऊपर एक ककून बना लेता है, और वो जो ककून होता है उसी से सिल्क बनता है। तो इसको पालते थे कहाँ के लोग? क्योंकि इस सिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। तो जैसे ये मार्केट और बढ़ा तो जो इंग्लिशमैन थे, इंग्लिश सरकार और इंग्लिशमैन, उन्होंने कहा कहाँ से लाए भाई सिल्क? तो यहाँ पर जो एक इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, ये चित्र भी वहीं का है। ये इलाका है हजारीबाग। आज भी अगर आप जाएंगे तो इसी नाम से आपको जाना जाएगा, जो आज के झारखंड में है। तो झारखंड में जो हजारीबाग है, वहां पर संथाल लोग, कौन लोग? संथाल जो ट्राइब है वो क्या करते थे, ये जो कीड़े हैं या कहें ककून, इन ककून का
कलेक्शन करते थे, उनको पैदा करते थे। पैदा करना तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो होता है शहतूत के पेड़ पे कीड़ा होता है, फिर ये अपना ककून बना लेता है, इस ककून को ये निकाल रहे हैं और ये इसी से आगे आपका सिल्क बनेगा। ठीक, फिर यहाँ पर जब ये लोग पैदा कर रहे हैं तो ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे इनसे, या फिर ब्रिटिश तो छोड़िए अभी, ये ट्रेडर्स ये क्या करते थे, या कहें बिचौलिया, जो भी ट्रेडर्स हो, बिचौलिया है, वो लोग आते थे और इनसे खरीदते थे। और ये खरीदते कैसे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1000 कोकून के लिए ये मात्र 3 से 4 रुपए इनको देते थे। और फिर इसका एक्सपोर्ट करते थे कहां पे, यहां से कहां जाता था, ये जाता था आपका बुर्दवान, वेस्ट बंगाल आ गया, गया, बिहार आ गया, तो यहां पर जाता था। तो बेसिकली यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते जो ये मिडिल मैन थे, जो मिडिल मैन कह दीजिए या ट्रेडर्स कह दीजिए, ये बहुत जबरदस्त पैसा कमाते थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेचते थे, मतलब 5 से 10 गुने में बेचते थे। यानी अगर 3 या 4 रुपए में कमा रहे, जैसे 5 ही रुपए मान लीजिए, तो वहां जाके ये 30 रुपए 40 रुपए में बेचते थे, 5 से 10 गुने में बेचते थे। तो ये जो थे ना, ये लोग बेसिकली जो ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर, ये जो ट्राइबल लोग थे, उनके लिए बाहरी लोग थे, शैतान लोग थे, क्योंकि ये इनको और इनके जीविकोपार्जन को, इनकी जीवनी को नुकसान पहुंचा रहे थे कहीं ना कहीं से। तो इनके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर एनिमीज थे, शैतान थे, दुश्मन थे। ओके, अगर आपको यहां का चित्र दिखाऊं तो ये अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसमें ये आने वाला है। ये आपको 1920 का एक चित्र दिखा रहा हूं, और 50% से ज्यादा जो काम करते थे इन माइंस में, इन खदानों में, जो खदान आप देख रहे हैं, 50% से ज्यादा ये लोग कौन थे, ट्राइबल्स थे, यानी आदिवासी जनजाति थे। कहाँ के, झरिया और रानीगंज कोल में एक माइंस में कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं। आपको जान के बड़ा दुख होगा कि ये कोल माइन मैं दिखा रहा हूँ, बिहार का एक चित्र है 1948 का, और 1920 में 2000 से ज्यादा लोग, यही ट्राइबल्स, इन खदानों में मर गए थे, और इतने लोग मरते थे। तो हुआ ये कि भाई अब काम तो करना ही करना है। तो जब लेट 19वीं सेंचुरी की बात करते हैं, यानी कि 1900 से पहले, आप 1870 के आसपास समझ लीजिए, उसके आगे हुआ ये कि जो ट्री प्लांटेशन है, यानी जो चाय के बागान है, और साथ में जो माइनिंग है, ये बहुत, इसका जो बिजनेस है बहुत आगे बढ़ा, इंडस्ट्री थी बेसिकली, बहुत आगे बढ़ी। ओके, तो जो ट्राइबल्स होते थे, इस तरीके के जो ट्राइबल्स होते थे, इनको रिक्रूट किया जाता था, कि मतलब इनको नौकरी दी जाती थी कि आप आइए यहां पर और काम करिए, राइट। तो इनको नौकरी कौन देता था, इनको रिक्रूट कौन करता था, इनको रिक्रूट करते थे कुछ बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स करते थे, माइनिंग के लिए भी और यहाँ टी प्लांटेशन के लिए भी। अब जो ये लोग कॉन्ट्रैक्टर, इनको जो ट्राइबल्स हैं, इनको बहुत कम पैसा देते थे, मतलब लो वेजेस देते थे, और साथ में इनसे कहते थे कि अब आप घर नहीं जा सकते, जैसे जहां से भी आए हैं, तो कहते ना, अपने घर नहीं जाना, यहीं पे रहो, जिंदगी बिताओ, यहीं पे रहो, अपनी जिंदगी बिताओ, चाहे मर जाओ, चाहे जो भी हो जाए। तो अब ये चीज कितनी समस्या वाली बात थी। थोड़ा सा और आपको करीब ले जाता हूं मैं आपको 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए, क्योंकि जो लॉज इनके खिलाफ बने थे, ब्रिटिश लॉज थे, कानून, जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, जंगल में अपना काम नहीं कर सकते, जंगल में अपनी चीजें इकट्ठा नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। इनके ऊपर जो टैक्सेस लगा दिए गए थे, नए कर, नए जो लगान तरीके की चीजें लगा दी गई थी। उसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या फिर जो मनी लेंडर हो गए, या महाजन जिसे हम कहते हैं, और या फिर जो ट्रेडर्स हो गए, इन लोगों के कारण ये लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों की हालत खराब की, जिस तरीके से इनको गरीबी के मुंह में ढकेला, तो बहुत सारे रिबेलियन हुए, बहुत सारे आप कहें विद्रोह हुए। जैसे जो कोल प्रजाति है, उन्होंने 1831-32 में एक रिबेलियन किया। ऐसे संथाल्स ने, जो संथाल ट्राइब है, उन्होंने 1855 में किया। ऐसे ही आप देखिए कि जो बस्तर का रिबेलियन हुआ था, बस्तर रिबेलियन, ये कहां पर हुआ, ये कब हुआ था, 1855, ठीक। ऐसे ही ना ये तो हो गया 1855, 1910 में हुआ था। ऐसे ही एक महाराष्ट्र में हुआ था, एमएच कर देता हूं, महाराष्ट्र में वर्ली, ये रिवोल्ट हुआ था, ये कब हुआ था, 1940 में।
तो ये मैंने आपको आंकड़े देने की कोशिश की है, नंबर बताने की कोशिश की है कि कितने सारे रिवोल्ट हुए इनके अगेंस्ट, इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ये रिवोल्ट हुए। अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की। देखिए बिरसा मुंडा जो साहब है, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये बिरसा मुंडा जो है ये मिड 1870 के करीब ये पैदा हुए थे। इनके पिताजी बहुत गरीब हुआ करते थे और जब ये बड़े हुए तो कहाँ हुए, जो जंगल है बोहंडा के फॉरेस्ट में ये पैदा हुए या कहें बड़े हुए। तो ये शीप चराते थे, यानी कि भेड़ों को चराते थे, और फ्लूट बांसुरी बजाते थे, डांस करते थे, जैसे लोकल अखाड़ा जो होता है वहां पर ये डांस वगैरह किया करते थे, जैसे आम कोई भी एक जनजाति आदमी या औरत करते हैं। अब बिरसा ने जब ये बड़े हो रहे थे, जब ये छोटे से बड़े हो रहे थे, तो इन्होंने बिरसा ये कहे कि जो मुंडा अपराइजिंग है, यानी विद्रोह हो गया या कहे किसी और के खिलाफ खड़े होना, अपराइजिंग कहते हैं इसको। इन्होंने ये देखा कि जो इनके सरदार हुआ करते थे, जो मुंडा प्रजाति के या मुंडा आदिवासियों के जो सरदार थे, वो बहुत बोला करते थे कि आइए, सारे मुंडास को बोला करते थे कि आओ रिवोल्ट करो, विद्रोह करो। ये उनको उस गोल्डन एज की याद दिलाते थे, इसलिए चैप्टर का नाम भी यही है। इस गोल्डन एज की याद दिलाते थे जिस समय ये जो थे डिकूज बाहरी लोगों के आक्रमण में या बाहरी लोगों के आगमन में नहीं थे, या कहें जो एक तरीके से ऑपरेशन हो रहा था, जो दबाया था डीकुओं ने, इनकी जिंदगी में जहर घोला था, वो नहीं हुआ था। ओके, और जो इनके एंसेस्टरल राइट है, जो इनके फॉरेस्ट है, वो सब चीजें जो इनकी है वो उस जमाने में हमको रिस्टोर करना है, राइट। यानी जो इनका किंगडम है, जो इनकी जमीन है, जो इनकी जायदाद है, वो सब वापस पानी है। अब एक चीज बताऊंगा, बिरसा जो मुंडा है वो लोकल मिशनरी स्कूल में यानी क्रिश्चियन स्कूल में गए थे। ओके, तो वहां पर जो भी सरमन्स होते थे या फिर उपदेश होते थे वो उन्होंने सुने, और उन्होंने ये सुना कि अगर बिरसा को या फिर जो मुंडाज हैं उनको अपना आधिपत्य पाना है, यानी जो किंगडम है हेवन का, यानी कि जन्नत इनको पानी है, अपने राइट्स पाने हैं, अपने अधिकार पाने हैं, ये तभी हो सकता है जब ये क्रिश्चियन बन जाए, ये क्रिश्चियन बन जाए। और जो भी बैड प्रैक्टिसेस है, जैसे शराब पीना, मारना, किसी को गलत बोलना, ये सब ये ना करें। ये इन्होंने कहाँ सुना? यहाँ से उपदेश जो मिशनरीज या क्रिश्चियंस देते थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारा समय जो है बिरसा मुंडा ने किनके साथ बताया? वैष्णव एक प्रीचर थे, उपदेशक थे, तो इन्होंने एक जनेऊ भी धारण कर लिया उस समय, ठीक है। और इनका मेन ये था कि भाई जो ये इन्होंने वैष्णव से पाया, इन प्रीचर से पाया कि प्यूरिटी और पाइटी, साफ सुथरा मन और साफ सुथरा तन, दिल और दिमाग, ये चीज इन्होंने यहां से सीखी। तो इनका जो मूवमेंट था, बिरसा मुंडा का मूवमेंट जो हुआ, इनका जो आंदोलन था वो ये था कि भाई ये जो ट्राइबल सोसाइटी है, हमारी जो मुंडा ट्राइबल सोसाइटी है, इसको हमको दोबारा वहीं तक लेके आना है। तो इन्होंने क्या किया? बिरसा मुंडा का मूवमेंट का मेन चीज थी कि भाई जो शराब है इसको पीना छोड़ो, साफ रहो, अपने विलेज को, गांव को साफ रखो। इसके अलावा जो विचक्राफ्ट है, यानी जो डायन और जो आपकी सॉर्सरी है, यानी जादू टोना, इन सबको आप भूल जाओ, ये सब मत करो, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि बिरसा मुंडा जिन मिशनरियों के पड़े हैं और जिस वैष्णव के साथ ये रहे, बिरसा मुंडा मिशनरी और जो पंडित लोग हैं, मतलब जो अपर कास्ट कहते हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारी जिंदगी को तबाह या हमारी जिंदगी को बदलने वाले जो बाहरी फोर्स है, इसमें ये पंडित भी आते हैं और ये क्रिश्चियंस भी आते हैं। ओके, तो समय, ये सब तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको। वैष्णव होते हैं जो विष्णु को मानते हैं। अब आप देखें कि अब इनका आगे कैसे बढ़ा। यहां से शुरू होता है 1895 में। इन्होंने कहा अपने फॉलोअर्स को कि हमको अपना पुराना जो राज है, काज है, अपना वो पाना है। तो इन्होंने ये कहा कि हम एक सतयुग की कल्पना कर रहे हैं। ये सतयुग की कल्पना ऐसी कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा राज होगा, यानी कि जिस तरीके से हम अच्छी लाइफ जिया करते थे, हम तटबंध बनाया करते थे, यानी कि एम्बैंकमेंट बनाया करते थे, और हम जो झरने हैं यानी स्प्रिंग्स, उनको मैनेज करते थे, वो हमारे हाथ में था। इसके अलावा हम ट्रीज प्लांट करते थे, पेड़ लगाते थे,
हम ऑर्चर्ड्स, बाग लगाते थे। इसके अलावा हम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, खेती करते थे। हम अपने जो दोस्त या यार है या ब्रदर है उनको हम मारते काटते नहीं थे। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स, उनकी हम इज्जत करें और हम कहीं सेटल हो जाएं और खेती करें। ये सब 1895 में इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को कहा। अब जब ये सब बात इनकी, ये सब सुनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, जब ये सब बातें, ये सारी बातें जब इनकी सुनी इन्होंने, तो इनको लगा कि ये जो बिरसा मूवमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि ये मिशनरीज को, क्रिश्चियंस को, मनी लेंडर्स को जो पैसा देते हैं, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं या जो वैष्णव वगैरह लोग थे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन सबको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इन सबको खत्म करना चाहते हैं बिरसा मुंडा। और ये चाहते हैं कि बिरसा मुंडा का राज हो या इनका राज स्थापित हो जाए। तो हुआ क्या कि भाई बेसिकली इनको पकड़ लिया गया। मैं बताता हूं कब पकड़ा गया। ये जो लैंड पॉलिसीज थे ब्रिटिश की, ठीक, जो ब्रिटिश खराब कर रहे थे, इन्होंने जो नई नई लॉज लाए थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर ये जमीन ले रहे थे इन बिरसा मुंडा लोगों की या फिर बाकी लोगों की, और मिशनरीज, क्रिश्चियंस, वो इनका जो कल्चर था उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो इससे ब्रिटिश को समझ में आ गया कि भाई ये कुछ बड़ा करने की फिराक में है। तो 1895 में इनको पकड़ लिया गया, इनको कन्विक्ट किया गया, यानी कि इनके ऊपर केस चला और कहा कि भाई आप रायट फैलाना चाहते हैं, मतलब धार्मिक और नॉन धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, और साथ में इनको जेल कर दिया गया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल कितना हुआ? 1897। 2 साल बाद ये लौट के आए। इन्होंने सपोर्ट मांगा लोगों के, ये विलेजेस टू विलेजेस गए, इस गांव से इस गांव तक भटकते रहे, और वहां पर उन्होंने कहा कि जो रावण है, रावण कौन बताया इन्होंने? जो डीकू है, डीकू मतलब जो बाहरी लोग हैं, और जो यूरोपियंस हैं, इसमें इंग्लिशमैन तो थे ही थे। तो इन्होंने एक जब कहा कि भाई अब आपको कुछ ना कुछ करना है, कुछ पुख्ता करना है, अपने फॉलोअर्स को कहा। तो फॉलोअर्स क्या करने लगे? इनके जो अनुयायी थे वो टारगेट करने लगे इन डीकुओं को और यूरोपियंस को। इसका मतलब जो मनी लेंडर थे उनकी प्रॉपर्टी को खराब करने लगे, तोड़ने लगे, पुलिस स्टेशन को अटैक करने लगे, चर्चेस को अटैक करने लगे, इसके अलावा जो जमींदार थे उनके ऊपर अटैक करने लगे, और उसके बाद एक व्हाइट फ्लैग इन्होंने तैयार किया कि ये हमारे आज़ादी का एक सिंबल है। फिर उसके बाद ये सब चलता रहा। 1900 में, मतलब आप समझ लीजिए 3 साल बाद, इनकी कॉलेरा से, हैजे से, कॉलेरा से मृत्यु हो जाती है। ये जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन इससे 2 चीज़ निकल के आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि ये फेल तो हो गया था, ये इनका जो, इनकी जो कहानी थी या इनकी जो कथन था वो फेल तो हो गया था, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। पहली चीज़ ये थी कि उसके बाद इंग्लिश या अंग्रेज़ों को ऐसे कानून बनाने पड़े कि कोई भी जो ट्राइबल ग्रुप है उनकी ज़मीन, उनकी लैंड आसानी से ना ले सके। दूसरा इनको ये था कि जो आदिवासी है, ट्राइबल है, जनजाति ग्रुप है, वो अपनी बात कह सकता है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है अगर उसके साथ कोई इनजस्टिस हुई या न्याय हुआ, और अपना गुस्सा भी वो जाहिर कर सकता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन सेल्फ एंगर। ये सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप देखें तो ऐसी जनजातियां बहुत जगह थी। अगर ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहा हूं, उसके ऊपर पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, यहां के लोगों का कहना है कि हम क्या ये जो नोट है इसको खाएं, जो कैश क्रॉप हमसे उगाई जा रही है, यानी जिसको हम खा नहीं सकते। हम किससे को खा सकते हैं? राइस को, व्हीट को। हमसे उगाई जा रही है ये कैश क्रॉप, हम इस कैश क्रॉप को खाएंगे क्या? हम तो राइस और व्हीट को ही खाएंगे। तो क्यों इसको हमको ये सब कैश क्रॉप उगाई जा रही है और हमको इसके लिए परेशान किया जा रहा है, ऐसे मार्केट के लिए जहां पर रोटी की कोई कीमत नहीं है। ऐसी चीज इन्होंने कही। तो ये हर जगह चल रहा था, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में चल रहा था। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।